आरक्षण को 10 साल के लिए दिया गया था। उस समय आरक्षण की आवश्यकता थी। देश के राजनेता जो हैं इस देश के माहौल को शांत नहीं रहने देना चाहते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि देश बहुत आगे चला गया। जब इसकी आवश्यकता थी तब इसकी आवश्यकता थी, आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा दोहरा चरित्र है इस देश के नेताओं का। अरे भाई, आपको जनगणना ही करना है तो गरीबों की करिए ना, लेकिन ना ये लोकतंत्र बचा रहे हैं ना ये संविधान बचा रहे हैं। अखिलेश यादव हमेशा यादव की बात मजबूती से कर। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। इस समय देश का सबसे ज्वलनशील मुद्दा आरक्षण, जिसमें एक पक्ष तो उसके पक्ष में है और दूसरा उसके विरोध में हमेशा खड़ा रहता है। हमारे साथ सर्वेश पांडे जी हैं, जो कि सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार विवादों में भी रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनका मसला क्या है और वो किस हिसाब से अपने मुद्दों को रखना चाहते हैं और क्या मांग है। आपका स्वागत है द न्यूज 15। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश जी, लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता इसमें राजनीतिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जो कि आपके पास नहीं है शायद? देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो आरक्षण की समस्या है, बिल्कुल ये राजनीतिक समस्या है और तमाम राजनीतिक दलों और राजनेताओं के द्वारा उपजाई हुई समस्या है। जैसे होता क्या है कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है एक सीमा तक, लेकिन जब चीज़ें सीमा क्रॉस कर जाएं तो कहीं ना कहीं नुकसान देने लगती हैं। उसी प्रकार से आरक्षण भी है। आरक्षण को 10 साल के लिए दिया गया था। उस समय आरक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के नेताओं ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बिना समीक्षा किए, बिना आरक्षण के लाभ और नुकसान को जाने लगातार इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ा रहे हैं, जो कि इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इससे जो संघर्ष बढ़ेगा, जैसे आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और लोग आरक्षण का सपोर्ट कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी लगातार कह रही हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो इससे क्या संघर्ष, सामाजिक संघर्ष नहीं बढ़ेगा? देखिए, बात क्या है कि इस देश के राजनेता जो हैं इस देश के माहौल को शांत नहीं रहने देना चाहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आरक्षण ही एक समाधान है इस देश का? क्या सिर्फ आरक्षण से ही चीज़ें इस देश में चलेंगी? आज़ादी के आज 75 साल बाद इस देश के नेता रोजगार पर चर्चा ना करके, गरीबी पर चर्चा ना करके, भुखमरी पर चर्चा ना करके अगर आरक्षण और जात पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं कि देश बहुत आगे चला गया। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भाई, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। जब इसकी आवश्यकता थी तब इसकी आवश्यकता थी, आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आरक्षण देना है तो एक बार पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पहले एक बार संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हाँ, इस आरक्षण का लाभ कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, और जिनको जिनको लाभ हुआ है क्या वो सब आरक्षण के दायरे से बाहर हुए कि नहीं हुए। कम से कम इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं हो रही है। हम सिर्फ इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम इस पर चर्चा हो, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, लोगों के बीच में जाना चाहिए। इससे कितना अभी तक देश का नुकसान हो चुका है, प्रतिभाओं को कितना नुकसान हो चुका है, कितनी प्रतिभाएं आरक्षण की वजह से विदेशों में पलायन कर चुकी हैं, इन सभी पर क्रमवार चर्चा होना चाहिए। लगातार जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जातीय गणना की हमेशा बात होती रहती है, राजनीतिक पार्टियां करती है। देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि ये बहुत बड़ा दोहरा चरित्र है इस देश के नेताओं का कि जब देश गुलाम था तब हमारे बाप दादा पहली पंक्ति में खड़े होकर के देश के लिए लड़े। जब हमारे देश में मुगलों शकहूड़ यवनों का शासन था तब हमारे बाप दादा पहली पंक्ति में खड़े होकर के देश धर्म के लिए लड़े। हम कभी अपनी जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिए, हम हमेशा राष्ट्र को और धर्म को प्राथमिकता दिए। लेकिन अब आज देश जब आज़ाद हो गया, हमने देश को आज़ाद करवाया, हमने इस सनातन धर्म को बचाया, और आज़ादी के 75 साल बाद अगर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं अब तो जनसंख्या गिनवाना है, तो ये तो दोहरा ही चरित्र कहा जाएगा। अगर ये बात पहले हमको पता होती तो हम देश धर्म के लिए लड़ने के बजाय अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देते, लेकिन हमने जनसंख्या बढ़ाने पर कभी ध्यान नहीं दी। हमने सिर्फ और सिर्फ इस देश को, इस धर्म को बचाने पर ध्यान दिया। और इस देश के नेता आज कह रहे हैं कि जनसंख्या मतलब हम जातिगत जनगणना करेंगे। अरे भाई, आपको जनगणना ही करना है तो गरीबों की करिए ना। पता चलनी चाहिए कि किस जात में कितने गरीब हैं, किस जात में कितने अमीर हैं, और जिस जात में जितने गरीब हों उनको सुविधा और व्यवस्था मिलनी चाहिए, और चाहे जिस जात के वो गरीब हों। एक चीज़ और जो है, आप लगातार कई बड़े बड़े नेताओं से फ़ोन पे बात किए, आपकी कई ऑडियो वायरल हुई, और आपको डर नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े नेताओं से आप बात कर रहे हैं मुखर होकर और वो लगातार आपसे बहस कर रहे हैं? कई ऑडियो वायरल हुए। देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि जो व्यक्ति ईमानदार है और जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चल रहा है उसके अंदर भय नहीं होता है। मैं आपको बता दूं
कि भगवान श्री राम बानर भालू की सेना लेकर के त्रिलोक विजेता रावण से भिड़ गए थे, ठीक है। तो यहाँ जितने नेता हैं, मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नेता अच्छे भी होंगे, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी जो बहुत ही करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। वो कभी ना देश के हित में काम किए हैं, ना कभी राष्ट्र के हित में काम किए हैं। वो स्वयं विधायक सांसद बने हैं और स्वयं विधायक सांसद बनने के बाद अपने पुत्रों को विधायक सांसद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी उन्होंने गांव के गरीब, गांव के मजदूर, गांव के मजलूम जो बच्चे हैं कैसे किस स्थिति में जी उन पर चर्चा नहीं किए हैं। तो भ्रष्टाचारी जो होंगे ना, वो कभी एक ईमानदार व्यक्ति के साथ टिके ही नहीं सकते हैं। तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सर्वेश जी, इस समय एक राजनीतिक माहौल चल रहा, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान लेकर लोग घूम रहे हैं। उन लोगों से आप कितना सहमत हैं? संविधान लेकर जो मैं भी चाहता हूं संविधान बचे इस देश में, मैं भी चाहता हूं संविधान बचे, मैं भी चाहता हूं लोकतंत्र बचे। लेकिन लोकतंत्र कौन बचा रहा है? संविधान कौन बचा रहा है? अपने फायदे की चीजों को लोग कर रहे हैं। तुम संविधान बचाने की बात कर रहे हो, तो मूल संविधान में मात्र तो 22% आरक्षण था। 89 के दशक में तो 27% आरक्षण दिया गया। भाई बचाओ ना मूल संविधान। पंचायती राज में कोई आरक्षण ही नहीं था भाई, गैस के चूल्हे में कोई आरक्षण ही नहीं था, ठीक है। तमाम चीज़ों में आरक्षण ही नहीं था। ये समय के हिसाब से चीज़ों को ये बढ़ाते रहे। भाई बचाओ मूल संविधान, मूल संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। लेकिन ना ये लोकतंत्र बचा रहे हैं, ना ये संविधान बचा रहे हैं। ये सिर्फ अपने फायदे को बचाने के लिए संविधान का आड़ ले रहे हैं और कोई बात नहीं है। इस लोकतंत्र को इन लोगों ने जाति तंत्र बना कर रख दिया है। अपनी कुर्सी बचा रहे हैं आपके कहने बिल्कुल बिल्कुल कुर्सी बचा रहे हैं और तमाम गरीब दलितों को गुमराह कर रहे हैं और सवर्णों के खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि दलितों के हक अधिकार को उनके समाज के अमीर दलित खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी उम्मीद है आपको उनसे? मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके SC स्टेट को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हमेशा सवड़ रहा है। ये बात हर एक व्यक्ति जानता है। 14 के चुनाव में सवड़ों के अंदर एक उत्साह था, एक जोश था। मोदी जी के साथ लोग खड़े हुए, भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार आई, फिर भी मोदी जी ने क्या किया? दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा। 19 के भी चुनाव में सवड़ समाज के लोग मजबूती से खड़े हुए, फिर भी मोदी जी का वही राग अलाप, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा। हम कह रहे हैं तुम दलित के लिए करो भाई, पिछड़े के लिए करो भाई, लेकिन सवड़ कोई बाहर से थोड़े आए हैं। भारत के संविधान में सवड़ तो भी इस देश के नागरिक हैं, उनकी भी तो बात होनी चाहिए, उनके भी हक अधिकार की बात होनी चाहिए। सवड़ों का मन टूट गया, और जब सवड़ों का मन टूटा तो चुनाव का परिणाम देख लीजिए 24 में। देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपने कोर वोटर पर ध्यान देती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिनके वोटर सवड़ हैं, जिनके कोर वोटर सवड़ हैं, लेकिन ये बात दुनिया की करते हैं, ये सवड़ों की कभी बात नहीं करते हैं। अखिलेश यादव हमेशा यादव की बात मजबूती से करते हैं, हमेशा मुस्लिम की बात मजबूती से करते हैं। मायावती हमेशा दलितों की बात मजबूती से करते हैं। ओम प्रकाश राजभर हमेशा राजभरों की बात मजबूती से करते हैं। अनुप्रिया पटेल हमेशा पटेलों की बात मजबूती से करते हैं।